जी मैम, आप शुरू कर सकती हैं। ओके, ओके, ओके। मेरा नाम रचिता त्रिपाठी है। मैंने अपना बीएचएमएस डॉक्टर बी.आर. सुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से किया है और आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद जॉइन करने के लिए। मेरा जो है कंसेप्ट एयर पॉल्यूशन जो कि इफ़ेक्ट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम और होम्योपैथिक मैनेजमेंट इसका। तो सबसे पहले इसकी एनाटमी। एनाटमी में मैंने नोज़ से लेके एल्वेलाई जो एक कंडक्टिंग एयरवे है। नोज़ सबसे पहला हमारा डिफेंस होता है जब भी हम बाहर जाते हैं एयर में, तो जितने भी पार्टिकुलेट मैटर हैं अगर वो 10 माइक्रोमीटर हैं से बड़े हैं तो वो ट्रैप हो जाते हैं और जो एयर है इज़िली फिर पास होती है। अगर उनसे छोटे मैम हैं तो वो लंग्स तक चले जाते हैं। ठीक मैम है? स्लाइड जिसकी को थोड़ा जूम कर लीजिए। स्लाइड को जूम कर लीजिए। ओके, ओके, ओके। आप राइट ठीक क्लिक करके राइट क्लिक करके कर दीजिए मैम। राइट क्लिक करोगे तो वो आ जाएगा ऑप्शन, ओके, ओके, ओके। स्लाइड शो। अच्छा स्लाइड शो कह रहे हैं आप? जूम कर दीजिए इसको। ओके, तो ओके। जो सबसे नीचे लिखा होगा स्लाइड शो। ज़ूम का ऑप्शन तो नहीं है। इसी पे राइट क्लिक करके आ जाएगा मैम। राइट क्लिक करिए की पे। ओके। इसमें देखो आएगा नीचे स्लाइड शो वाला। स्लाइड शो तो नहीं है, स्लाइड शो यहाँ से है, मैं एक बार दिखाती हूँ। हाँ हाँ, ऊपर में होगा स्लाइड शो। हाँ, हाँ, होम तो होम जो है आप वो ये ये रहा। ये 5 5 नंबर पे मैम आ गया ना। इस अच्छा, ऊपर अच्छा। ही टॉप पे ही है। वापस बैक बैक जाओ तो ओके, ओके। देखो ये सबसे लिखा हुआ ना, एनिमेशन के आगे लिखा हो देखो स्लाइड शो। ऊपर ऊपर बॉट टॉप पे। हाँ, हाँ, ओके, 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 श्योर। तो ये फ्रॉम बिगनिंग करके करें। ठीक है मैम। ओके हो गया मैम। हाँ, हाँ। ठीक है, तो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है आपका नोज से लेके एल्वलाई तक होता है। ठीक है? एंड जैसे हम एनवायरनमेंट में जा रहे हैं तो जो एयर है ये आ नहीं रही है ना स्लाइड एक के बाद एक। को क्लिक करना पड़ेगा नीचे से। वो आपको हाँ नेक्स्ट करना पड़ेगा। ओके, ओके। नेक्स्ट वाला। पीछे से ओहो, अब आ रही है सब। ये ना पीछे चला गया बहुत। मैं शुरू से स्टार्ट करी थी। हाँ ये रहा। तो नोज से जो एयर है नेजल कैविटी से पैरिंग लैरिंग ट्रेकिया में जाती है। देन आपका जो ट्रेकिया है वो दो में बटा हुआ है, राइट ब्रोंकस लेफ्ट ब्रोंकस। देन इसके बाद ईच ब्रोंकस जो है वो ब्रोंक्यूल में। देन इसके बाद आपका एल्वलाई आता है। ठीक है? ये जो ट्रेकिया है एल्वलाई तक ये एक ट्री की ब्रांच की तरह होता है। ठीक है? जैसे ट्रेकिया दो में बताया राइट एंड लेफ्ट। देन इसके बाद आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल देन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल देन छोटे छोटे बैलून शेप के एल्वलाई होते हैं वो मिलकर एल्वुलर सैक बनाते हैं। देन ट्रेकिया एक तरीके का पैसेज है। ठीक है? जिसमें इंस्पिरेशन हो रहा है एक्सपायरेशन हो रहा है। ट्रेकिया सीलिया से बना होता है एंड इसमें कार्टिलेज रिंग होती है। तो जो भी पार्टिकुलेट मैटर जो 10 माइक्रोमीटर है वो जो है उससे जो बड़ा होगा वो ट्रैप हो जाएगा और जो ट्रेकिया है उसमें सीलिया होते रहते हैं जो ऐसे हिलते रहते हैं वो उसको ऊपर को फेंक देंगे, वो नहीं जाएंगे। बट 10 माइक्रोमीटर से जो पार्टिकुलेट छोटा है वो नीचे लंग्स तक चले जाएगा। मेनली जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोमीटर का होता है वो अस्थमा तक कॉज कर सकता है। देन ट्रेकिया में कार्टिलेज रिंग्स होती हैं। ये इनका क्या काम है, ये ट्रेकिया को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और एयरवे को प्रिवेंट करती हैं कोलैप्स होने से। मतलब जब हम सांस ले रहे हैं तो उसको सपोर्ट करती है ट्रेकिया की कोलैप्स ना हो जाए। देन इसके बाद आता है आपका लंग। जो नॉर्मल अडल्ट लंग है मेल्स का, इसका वेट है 450 ग्राम। जो राइट लंग है इसमें दो फिशर्स होते हैं और ये 3 लोब्स में बटा होता है, अपर मिडिल एंड लोअर। नॉर्मल वेट लेफ्ट लंग का होता है 400 ग्राम और ये डिवाइडेड होता है एक फिशर से दो लोब्स में, अपर एंड लोअर। जो फंक्शन है लंग का, मेन फंक्शन लंग का है ऑक्सीजनेशन का।
मेन फंक्शन क्या है कि ब्लड का जो है ऑक्सीजनेशन करना और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर फेंकना। देन इसके बाद है एल्वलाई में एल्वुलर एपिथेलियम होती है और इसमें दो तरीके के सेल्स होते हैं, टाइप 1 मेम्ब्रेनस न्यूमोसाइट और टाइप 2 ग्रेनुलर न्यूमोसाइट। जो टाइप 2 ग्रेनुलर न्यूमोसाइट होते हैं इनमें सरफेक्टेंट होता है और वो एल्वलाई की सरफेस टेंशन को कम करते हैं कि वो कोलैप्स ना हो सके, जो एयर है वो इजीली एक्सचेंज हो जाए ब्लड से, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वलाई में आए और ऑक्सीजन जो एल्वलाई से है वो ब्लड में जाए। देन इसके बाद है एल्वुलर वॉल और एल्वुलर सेप्टा। तो इनका काम यही है गैस एक्सचेंज करने का। मेनली एल्वुलाई में जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से एल्वुलाई में आएगी। देन नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है? नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है 12 से 18 ब्रेथ पर मिनट। और रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है इंस्पिरेशन का और एक्सपायरेशन का। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, कौन कौन सी मसल्स हेल्प करती हैं रेस्पिरेशन में? प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल, जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम का। उसके बाद एसेसरी इंस्पायरेटरी मसल्स हैं स्टेरनोक्लाइडोमास्टोइड जो कि आपके यहाँ पे गर्दन में होती है। देन इसके बाद स्कैलेनी एंड एंटीरियर सेरेटाई, एलिवेटर्स ऑफ स्कैपुला पेक्टोरल। देन प्राइमरी एक्सपायरेटरी, जब सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एसेसरी एक्सपायरेटरी एब्डोमिनल मसल्स यूज होती हैं इंस्पिरेशन की, एक्सपायरेशन में भी। देन इसके बाद है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में क्या है कि वो सब्सटेंसेस हवा में जो कि हार्मफुल हैं, जब हम सांस ले रहे हैं तो वो अंदर तक चले जा रहे हैं ह्यूमंस के लिए एंड किड्स एंड जो भी एनिमल्स हैं इवन उनको भी ये हार्म कॉज करते हैं। देन इनके सोर्सेज क्या है? मेनली पावर प्लांट हो गया, कंस्ट्रक्शन एंड रोड डस्ट हो गया, व्हीकुलर एमिशन हो गया, कार बसेस से जो एमिशन होता है, बायोमास बर्निंग जैसे कि क्रॉप्स और जो बर्निंग होती है उससे जो प्रोड्यूस होता है आपका क्रॉप वेस्ट एंड डंग से, इंडस्ट्रीज में केमिकल्स जो होते हैं वहां से, ओपन वेस्ट बर्निंग से, देन ब्रिक क्लिन से। तो इन सब से होता है। मेनली फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट, बायोमास पावर प्लांट, ये स्मोक स्टैक्स हैं। ट्रेडिशनल बायोमास जैसे वुड, क्रॉप वेस्ट, डंग, इनको जलाने से। देन इसके बाद है मेन पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? मेन मेजर पॉल्यूटेंट्स क्या है हवा में? एमोनिया। एमोनिया जो है एग्रीकल्चरल वेस्ट को जलाने से प्रोड्यूस होती है और ये हवा में जो नाइट्रोजन है उसके साथ मिलकर सेकेंडरी पार्टिकल्स बनाती है। देन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग भी छोड़ते हैं, ह्यूमंस भी। एंड दूसरा इनका रोल प्लांट लाइफ के लिए भी है, लेकिन ये मेजर ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है जो कि क्लाइमेट को इफेक्ट करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कलरलेस, ऑर्डरलेस, टॉक्सिक गैस है और ये एक स्मोक टाइप फॉर्मेशन करती है और ये लिंक्ड होती है मेनली लंग डिजीजेस से। फिर आता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो हाई टेम्परेचर कंबस्शन से बनती है, जैसे थंडर स्टॉर्म्स हैं, बाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस, उस समय ये बनती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देन आपका आता है पर्टिकुलेट मैटर। पर्टिकुलेट मैटर जो है ये क्या है? गैस है हवा में, उसके साथ छोटे छोटे सॉलिड लिक्विड पार्टिकल मिलकर एरोजोल बनाते हैं। ये एरोजोल जो है ये ह्यूमन एक्टिविटीज से भी बनती हैं, जैसे कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के कंबस्शन से, कार पावर प्लांट्स में जो फॉसिल फ्यूल यूज हो रहा है उससे। देन पर्टिकुलेट्स जो हैं वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं, मेनली हार्मफुल होते हैं, जो कंडीशन लाइक अस्थमा, सीओपीडी, ये सब करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो वोल्केनो से होता है, आपका इंडस्ट्रियल प्रोसेस से, कोल, पेट्रोलियम, सल्फर कंपाउंड है ये। जब कोल और पेट्रोलियम का जलाया जाता है, कंबस्शन होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है और सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन भी करती है। मीथेन जो है आपका, मीथेन एक एफिशिएंट ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट गैस है और ये ग्लोबल वार्मिंग करती है मेनली। ठीक है, फिर हम ग्रीन हाउस गैसेस देखते हैं क्या है। वाटर वेपर है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है। ये जो गैसेस हैं ये क्या करती हैं? अर्थ के सरफेस में इकट्ठी हो जाती हैं और वहां हीट बिल्कुल इतना ज्यादा एक्यूमुलेट करती हैं, तो जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी कंडीशन होती है,
फिर ग्लोबल वार्मिंग से आपका क्लाइमेट इतने चेंज हो रहे हैं, हार्श विंटर्स हो रही हैं, हार्श समर। जब ये चीजें इतनी ज्यादा हो रही हैं, विंटर बिल्कुल ज्यादा हार्श होंगी, तो अस्थमा जैसी जो बीमारियां और एग्जबरेट करेंगी। तो ये मेनली एनवायरनमेंट में ये गैसेस का जो रोल है, उसकी वजह से काफी ज्यादा एयर पॉल्यूशन की वजह से क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ रहा है, जिससे हमें भी इफेक्ट पड़ रहा है, ह्यूमन बीइंग में भी इफेक्ट पड़ रहा है। देन स्मोक। स्मोक क्या होता है? एयर पॉल्यूशन का ही एक टाइप है। ये मेनली जब कोल बहुत ज्यादा अमाउंट में जलाया जाता है, तो उसके मिक्सचर से बनता है स्मोक एंड सल्फर डाइऑक्साइड। कोल का और सल्फर डाइऑक्साइड का मिक्सचर मिलकर स्मोक बनाता है, और ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है ह्यूमन बीइंग के लिए। देन आपका आपने दिल्ली में पॉल्यूशन सुना ही है, इसका लेवल काफी ज्यादा गया, AQI 488, जो कि काफी हार्मफुल है ह्यूमन बीइंग के लिए, इनके लंग्स के लिए, कैंसर जैसी बीमारियां तक होने को है इससे। एंड इसके लिए हम क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं? जो स्टबल बर्निंग है उसे रोक सकते हैं। देन पूसा डिकम्पोजर करके, जैसे जो जलाया जाता है एग्रीकल्चर, उसको जलाने की वजह एक पूसा डिकम्पोजर निकाला गया है, बायोमास डिकम्पोजर, जो कि आप खेतों में डाल दो। वो सॉइल की फर्टिलिटी भी अच्छी करेगा, प्लस जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसको ब्रेक करेगा, तो आपको जलाने की जरूरत नहीं है जिससे पॉल्यूशन फैले। देन इसके बाद आपका आता है रेस्पिरेटरी डिजीज, जो कि हो रही है ये प्रोलॉन्ग। जो लोग काफी ज्यादा एयर पॉल्यूशन में है, जैसे जिनका फील्ड वर्क है, जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है, तो उनको ज्यादा रेस्पिरेटरी डिजीजेस होने के और चांसेस हैं। या पहले से जो जिनका इम्यूनिटी भी वीक है, तो उनको ज्यादा अफेक्ट करेगा ये। जैसे अस्थमा। अस्थमा एक क्रॉनिक एयरवे इन्फ्लेमेशन है। अस्थमा में क्या है कि कोई बाहर बार एक्सपोजर ज्यादा हो रहा है उसका, तो इरिटेंट जो है उसके ज्यादा जा रहे हैं। तो जो चीज इरिटेट करेगी, तो वो इन्फ्लामेशन करेगी। देन इसके बाद सीओपीडी। सीओपीडी क्या है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। सीओपीडी के अंदर अस्थमा नहीं गिना जाता है। अस्थमा क्रॉनिक एयरवे इन्फ्लेमेशन है। मतलब कोई बाहर जा रहा है, एक्सपोजर हो रहा है, और उसकी वजह से जो रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, एलर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, उस एलर्जी की वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो अस्थमा सिर्फ एयरवे इन्फ्लेमेशन है। सीओपीडी क्या? ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है। इसके अंदर तीन चीजें आती हैं, ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकियोलाइटिस एंड एम्फाइजिमा। देन आपका सीओपीडी। सीओपीडी का मेन रिस्क फैक्टर है सिगरेट स्मोकिंग। और भी इसके रिस्क फैक्टर हैं सीओपीडी के आपके, जैसे कि टबैको स्मोक है, आपका बायोमास सॉलिड फ्यूल फायर, जो ये एग्रीकल्चर जलाया जाता है, क्रॉप्स जलाई जाती हैं, उससे जो पॉल्यूशन प्रोड्यूस हो रहा है। देन उसके बाद ऑक्यूपेशन, कोल माइनर्स जो हैं, उनको ज्यादा होने की रिस्क फैक्टर होती है सीओपीडी। देन उसके बाद आउटडोर इंडोर एयर पॉल्यूशन, लो बर्थ वेट, लंग ग्रोथ। अगर बचपन में जो इन्फेंट है उसके लंग सही से डेवलप नहीं किए हैं, आगे चल के लाइफ में उसे सीओपीडी होने के चांस होते हैं। देन इन्फेक्शन, बार बार चाइल्डहुड में बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको बहुत ज्यादा चांस होते हैं सीओपीडी होने के। देन लेकिन मेन इसका कॉज है आपका सिगरेट स्मोकिंग एंड एयर पॉल्यूशन। देन पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी सीओपीडी की आपकी क्या है कि लंग्स में आपके जो म्यूकस और सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं वो इनलार्जमेंट कर जाते हैं। जब आप खुद सोचिए, आप एयर पॉल्यूशन बाहर जा रहे हैं, जो लोग ज्यादा ससेप्टेबल हैं कि एलर्जन से, एलर्जन अंदर जा रहे हैं, तो उससे जो म्यूकस लाइनिंग होती है वो इतनी सॉफ्ट होती है, वो बार बार इरिटेट होगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होएगा, उनका इनलार्जमेंट होएगा। गॉबलेट करके सेल्स होते हैं, वो बढ़ जाते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, और इन्फ्लेमेशन होएगी, ज्यादा स्प्यूटम प्रोड्यूस होएगा, और ग्लैंड्स भी इनलार्ज करेगा। तो ये सब मिलकर म्यूकस भी ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ट्यूब्स की इन्फ्लेमेशन भी हो रही है, तो ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कर रहे हैं। दूसरा, जो इलास्टिसिटी होएगी, अब इतनी ज्यादा इन्फ्लेमेशन है, एक आपका ट्रेकिया है, उसके बाद जो नीचे ट्यूब्स हैं वो इलास्टिक ट्यूब्स होती हैं, लंग्स जो होते हैं वो स्पॉन्जी होते हैं, तो इलास्टिसिटी, इतनी ज्यादा इन्फ्लेमेशन होने से, इरिटेंट जाने से इलास्टिसिटी लॉस हो जाएगी। देन जब इलास्टिसिटी लॉस होएगी, इन्फ्लेमेशन होएगा, उसके बाद क्या होएगा? फाइब्रोसिस होएगा। फाइब्रोसिस होएगा तो नीचे हमारे एल्वलाई होते हैं, जो कि बैलून शेप होते हैं, वो एल्वलाई जो है काम के नहीं रहेंगे, वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा उनका, तो फिर वही एम्फाइजिमा कॉज करेगा। देन इसके बाद आपका आता है, नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स।
क्लिनिकल फीचर्स क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइजिमा के। जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, इसमें क्या है कि स्प्यूटम ज्यादा बनता है पेशेंट का, और लगातार 3 मंथ पेशेंट को कफ रहता है, और हर 2 साल, मतलब ये वाला साल फिर अगला साल, तो एटलीस्ट 2 consecutive years एंड मोर देन एटलीस्ट 3 मंथ। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस अगर कोई पेशेंट कहेगा कि लगातार 3 मंथ मुझे कफ आया है और पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हुआ था, तो इसको हम गिनेंगे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर। और इसका मेन कॉज है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का सिगरेट स्मोकिंग एंड एयर पॉल्यूशन। आपका जो पेशेंट होगा आपका ओवरवेट होगा, साइनोटिक दिखेगा, उसमें पेरिफेरल इडीमा दिखेगा, रोंकाई दिखेंगे। रोंकाई जो है आपके एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड होते हैं, वीजिंग, जो ट्यूब्स हैं उसमें आपकी एबनॉर्मल साउंड आएगी, मतलब जब पेशेंट सांस बाहर छोड़ेगा उस समय जो साउंड है दैट इज कॉल्ड वीज। देन इम्फाइजिमा। इम्फाइजिमा में क्या है कि जो आपके जो लंग्स में एल्वलाई होते हैं उनका परमानेंट डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल का। तो पेशेंट ओल्ड होगा, थिन होगा, और काफी ज्यादा उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, क्योंकि एल्वलाई का ही डिस्ट्रक्शन हो गया है, तो गैस एक्सचेंज नहीं हो रही, तो पेशेंट काफी ब्रेथलेस फील करेगा। देन उसका क्वाइट होएगा चेस्ट, चेस्ट में कोई भी ब्रेथ साउंड्स नहीं होंगी। एक्सरे में हाइपर इन्फ्लेटेड मिलेगा, क्योंकि एल्वलाई जो है वो सारी डिस्ट्रक्टेड हैं, या फिर एयर अंदर भरी होगी, ट्रैप हो रखी होगी, बाहर नहीं जाएगी, तो लंग्स एकदम इन्फ्लेटेड दिखेंगे एक्सरे में। देन इसके बाद आता है फोर्स वाइटल कैपेसिटी। क्या है फोर्स वाइटल कैपेसिटी? वो अमाउंट ऑफ एयर है जो कि एक पर्सन एक्सहेल कर रहा है, छोड़ रहा है एक फुल इनहेलेशन के बाद, एक सांस अंदर ली जो उसने छोड़ी, दैट इज द फोर्स वाइटल कैपेसिटी। देन उसके बाद है फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, अमाउंट ऑफ एयर जो एक पर्सन छोड़ रहा है 1 सेकेंड में फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद। सांस अंदर ली, उसके बाद एकदम से फोर्सफुल एक्सहेलेशन किया, सांस छोड़ी 1 सेकेंड में, दैट इज फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। तो जो नॉर्मल रेंज है FVC की, दैट इज फोर्स वाइटल कैपेसिटी की, 4.75 टू 5.5 लीटर्स, एंड ये मेल्स में है, फीमेल्स में 3.25 टू 3.75 लीटर, एंड फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड इन मेल्स 3.5 टू 4.5 लीटर, and in females 2.5 to 3.25 liter, and force expiratory volume in 1 second by force vital capacity 70 to 85%. Females में force expiratory volume in 1 second upon force vital capacity 70 to 85%. देन इन्वेस्टिगेशन, COPD का डायग्नोसिस कैसे करेंगे? इसमें स्पायरोमेट्री जो है यूज किया जाता है। स्पायरोमेट्री एक मेजर करता है कि कितना ऑब्स्ट्रक्शन है, एयर फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन है। इसमें पेशेंट को बोला जाता है कि सांस आप अंदर लीजिए फिर छोड़िए, इस तरीके से 3 बार किया जाता है। देन इसमें जो इंटरप्रिटेशन आती है, फोर्स वाइटल कैपेसिटी की इंटरप्रिटेशन है, अगर 80 to 120% मिल रहा है तो नॉर्मल है, 70 to 79% है तो माइल्ड रिडक्शन, 50% से 69% मॉडरेट रिडक्शन, अगर 50% से कम है तो सीवियर रिडक्शन। देन फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, इसका इंटरप्रिटेशन है अगर 75% से ज्यादा है तो नॉर्मल है, देन 60% से 75% के माइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन है, देन 49% से कम है तो सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन है, तो 75% से ज्यादा है तो दैट इज नॉर्मल, एंड इसमें फोर्स वाइटल कैपेसिटी से में भी 80 to 120% नॉर्मल माना जाता है। देन मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप COPD का? COPD के मैनेजमेंट के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस काफी अच्छे हैं, साथ में आजकल योगा आप लोग सब सुन रहे होंगे, योगा में आप भस्त्रिका है, आपका नाड़ी शोधन योगाज हैं, इससे हमारी लंग कैपेसिटी भी इम्प्रूव होती है लेकिन जिसका अगर हो चुका है डिस्ट्रक्शन, अगर बहुत ज्यादा एम्फाइजिमा है उस केस में तो नहीं, लेकिन अगर शुरुआत के केसेस हैं जहां आप मैनेज कर सकते हैं, आगे डिस्ट्रक्शन ना जाए, तो वहां पे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस काफी अच्छी हैं, वो भी आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। देन साथ में रिडक्शन ऑफ ब्रोंकियल इरिटेशन, ब्रोंकियल इरिटेशन कम करनी है तभी इन्फ्लेमेशन कम होएगी, इन्फ्लेमेशन कम होएगी तो स्प्यूटम वगैरह और जो ग्लैंड्स इनलार्ज कर रहे हैं वो भी नहीं होंगे, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप है स्मोकिंग सीजेशन। अगर पेशेंट की आप हिस्ट्री ले रहे हैं और वो बता रहा है कि स्मोकिंग कर रहा है काफी सालों से, तो सबसे पहला स्टेप है कि स्मोकिंग को रोकना है।
ब्रोंकियल इरिटेशन को रोकनी है तो इन्फ्लेमेशन रुकेगी, फिर आगे वो जो जितना भी डिस्ट्रक्शन है वो नहीं होएगा। तो उसको एडवाइस करना है टूवर्ड स्मोकिंग सीजेशन। देन डस्टी एंड स्मोक लेडन एटमॉस्फेयर, जो पेशेंट काफी ससेप्टेबल है कि कोल्ड में जा रहे हैं या बाहर अगर उनको वर्क ऑफिस में जाना है, आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन साइट है, तो वहां जाने के लिए मना करिए, क्योंकि पहले से आप ससेप्टेबल हैं और आपको हल्के फुल्के में ही जो है अस्थमैटिक हैं और प्रॉब्लम बढ़ सकती है, डिस्ट्रक्शन की तरफ जा सकता है, तो उस तरफ उन लोग को कुछ दिनों के लिए मना करिए कि नहीं जाना है, आप घर से काम करिए। देन अस्थमा क्या है? अस्थमा एयरवे इन्फ्लेमेशन है, एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस है। मतलब अगर पेशेंट बाहर जाता है पॉल्यूशन में, जो अगर एलर्जन है उसके अंदर जा रहे हैं एयर से, और उसके बाद जो शुरू हो जा रही है इन्फ्लेमेशन वगैरह, उससे जो प्रॉब्लम शुरू हो रही है, ठीक है, जैसे अगर वो इन्वायरमेंट में गया, एलर्जेंस हैं, केमिकल हैं, एयर पॉल्यूशन है, और इम्यूनिटी उसकी वीक है, वायरसेस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आते ही इन्फ्लेमेशन हो जाती है। एंड मदर जो कि विथ पुअरली कंट्रोल्ड अस्थमा, अर्ली बर्थ, एक्सपोजर टू सिगरेट स्मोक बिफोर बर्थ, वो लोग अस्थमा होने के चांस ज्यादा हो सकते हैं। एंड देन पैथोफिजियोलॉजी क्या है अस्थमा की? पैथोफिजियोलॉजी में आपका कुछ जीन्स होते हैं वो प्रिडिस्पोज करते हैं एलर्जीज के लिए। जैसे TH1 जीन है, अगर अर्ली इन जो है फीटस है उसमें TH1 स्टिमुलेशन नहीं है और TH2 एक्सप्रेशन बढ़ गया है, तो वो अस्थमैटिक होने के उसको संभावना है। देन आपके एलर्जेंस हैं, वायरसेस हैं, कोल्ड इरिटेंट हैं, इनके कांटेक्ट में आने से एलर्जन जब अंदर जाएगा तो उसका मास्ट सेल से के साथ लिंक होगा, बॉडी में आईजी एंटीबॉडी बनेगी। तो सीरम में अगर आईजी एंटीबॉडी आ रही है, देन ये एक्टिवेशन करेगा हिस्टामिन का, ल्यूकोट्रिन्स का, साइटोट्रिन्स का, साइटोकिन्स का, तो जिसकी वजह से फिर इन्फ्लेमेशन। तो मेनली क्या है, एलर्जन बॉडी के अंदर जा रहा है, देन इसके बाद एलर्जन मास्ट सेल के साथ लिंक कर रहा है, एंड एंटीबॉडी बन रही है आईजी एंटीबॉडी ब्लड में। जब सीरम आईजी एंटीबॉडी ज्यादा बनेगी तो उसकी वजह से मास्ट सेल रिलीज करेगा हिस्टामाइन, ल्यूकोट्रिन्स, साइटोकाइंस, तो ये सारे कॉज करते हैं इन्फ्लेमेशन। और जितनी ज्यादा इन्फ्लेमेशन होगी तो उसके बाद फिर हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स, ब्रोंकोस्पाज्म, इडीमा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि स्प्यूटम ज्यादा बनेगा, तो ट्यूब में स्प्यूटम भर जाएगा तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो अस्थमा में मेन क्या होता है, पेशेंट को एयर हंगर होती है, सांस तो अंदर जाएगी बट वो एक्सपायर नहीं कर पाएगा, सांस बाहर नहीं छोड़ पाएगा बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। देन क्लिनिकल फीचर अस्थमा का, मेनली अस्थमा में आपका सबसे पेशेंट जो है चेस्ट टाइटनेस बताएगा, वीजिंग बताएगा। वीजिंग क्या है कि जब वो सांस बाहर छोड़ रहा है तो एक अबनॉर्मल साउंड आ रही है, दैट इज वीज। देन ब्रेथलेसनेस होगी उसको, और उसका हम जब आपका पीक एक्सपायरेटरी फ्लो करवाएंगे तो वो वॉर्स मिलेगा मॉर्निंग में। देन इसके कॉमन प्रेसिपिटेंट्स क्या है अस्थमा के? कोल्ड वेदर में बाहर जा रहा है, एलर्जन है, डस्ट है, पॉल्यूशन है, और बार बार उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने में है, तो ये सारे उसको और उसकी कंडीशन को एक्सब्रेट करेंगे। देन पीक एक्सपायरेटरी फ्लो क्या है? ये मेजरमेंट करता है कि एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। तो इसको कैसे करवाते हैं, जो पेशेंट है उससे बोलते हैं आप कितनी जल्दी सांस बाहर छोड़ेंगे, वो देखना होता है उसमें। जितनी जल्दी पेशेंट बाहर सांस छोड़ पाता है तो इसका मतलब लंग्स सही से काम कर रहे हैं, अगर वो सांस नहीं छोड़ पा रहा है तो इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है। क्योंकि मेन अस्थमा में क्या है कि पेशेंट, हवा अंदर तो जाती है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ नहीं पाता है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो यही इसमें देखा जाता है पीक एक्सपायरेटरी फ्लो में। देन इसमें इसका देखेंगे कैसे, अगर ग्रीन आ रहा है तो इसका मतलब जो आपके लंग्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं। अगर येलो आ रहा है तो इसका मतलब कि कॉशियस है, इन कॉशन रहना है एक्टिविटीज में। अगर रेड आ रहा है तो यहाँ पे आपको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन लेनी है। देन होम्योपैथी ट्रीटमेंट क्या है एयर पॉल्यूशन को कम्बैट करने के लिए? होम्योपैथी में हम मेडिसिन कैसे देते हैं? जो मेडिसिन हैं पोटेंटाइज फॉर्म में होती हैं, काफी माइन्यूटेस्ट डोज में होती हैं और इनफाइनेटली डाइल्यूटेड होती हैं। तो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग एफोरिज्म नंबर 5 में
एफोरिज्म नंबर 5 में क्या बताया कि जो एक्यूट केसेस होते हैं वहां पे जो एक्साइटिंग कॉज है उसकी वजह से जो एक्यूट डिजीजेस होती हैं वो मेनली आपकी एक्साइटिंग कॉजेस की वजह से होती है। कोई ना कोई, जैसे हल्का फुल्का सर्दी जुकाम भी है, पेशेंट बाहर जा रहा है, छींक वीक आ रही है, तो उसमें मेन कॉज आपका क्या है कि एक्साइटिंग कॉजेज हैं, कोई एक्सरसाइज, डस्ट, पॉल्यूशन, ये सब है। ओके, देन इसके बाद है एफोरिज्म नंबर आपका 7। एफोरिज्म नंबर 7 में बताया कि आपका मेंटेनिंग कॉज अगर वहीं पे बना हुआ है, कोई भी आप डैम्प एरिया में रह रहे हो, डस्टी एरिया में रह रहे हो, तो वो डिजीज कभी ठीक नहीं होने की। अगर उस एरिया से आप बाहर चले जाओगे तो वो बिना मेडिसिन के भी ठीक हो जाएगी। देन आपका क्रॉनिक डिजीज का जो मेन कॉज है वो है फंडामेंटल कॉज, जो कि एफोरिज्म नंबर 5 में भी बताया है। और फंडामेंटल कॉज जो है वो किसी क्रॉनिक मियाज्म की वजह से होता है। तो यहाँ पे जो एयर पॉल्यूशन जो है, जिसकी वजह से एलर्जीज हो रही हैं, सर्दी जुकाम खांसी हो रहा है, देन इट लीड्स टू क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ये सब हो रहा है, तो यहाँ पे जो मियाज्म है वो सोरोसाइकोटिक है। सोरा क्यों है? क्योंकि एलर्जीज हैं एंड हाइपर सेंसिटिविटी है एयरवे की, तो सोरा। फिर धीरे धीरे करके वो ब्रोंकाइटिस का रूप ले रहा है, क्रॉनिक बन रहा है, तो वो साइकोटिक। तो ये यहाँ पे जो मियाज्म है सोरो साइकोटिक। तो होम्योपैथी में ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में अगर हम देखेंगे एफोरिज्म नंबर 5, उसमें आपके एक्यूट डिजीज, एक्यूट केसेस जो हैं उसका मेन कॉज होता है एक्साइटिंग कॉजेज। एक्साइटिंग कॉजेज एक्यूट डिजीजेस को इफेक्ट करती हैं, एक्सरसाइज, डस्ट, पॉल्यूशन, कोल्ड वेदर। क्रॉनिक डिजीज का मेन कॉज है कि फंडामेंटल कॉज है, कोई फंडामेंटल कॉज क्रॉनिक मियाज्म की वजह से है, और क्रॉनिक मियाज्म सोरोसाइकोटिक इन एयर पॉल्यूशन। देन एफोरिज्म नंबर 7 में बताया था हनीमैन ने कि अगर ये मेंटेनिंग कॉज जो है अगर हटा दिया जाए तो डिजीज अपने आप ठीक हो जाएगी इवन विदाउट मेडिसिन। जैसे एग्जांपल दिए थे कि स्मेल ऑफ रोजेस की वजह से कुछ लोगों को फेंट हो जाते हैं, तो उनको अगर हटा दिया जाए तो वो क्योर हो जाते हैं। तो वैसे ही जो एयर पॉल्यूशन है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना ज्यादा पॉल्यूटेड है, गवर्नमेंट क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन रोकने के लिए कह रही है, लेकिन हम अपनी तरफ से मास्क पहन के जाएं। अगर ज्यादा एनवायरनमेंट खराब है तो घर के अंदर ही रह के अपना वर्क फ्रॉम होम टाइप का कर लें। या फिर अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है, अस्थमा है, सीओपीडीज है, वो कुछ मंथ के लिए सिटी छोड़ सकता है। यही इसका मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्वायरमेंट इतना ज्यादा हार्श हो गया है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कि हमारे हाथ में इतनी सारी चीजें भी नहीं है, तो हम मैनेज ही कर सकते हैं। तो मास्क पहन सकते हैं, आप अपने घर पे वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, और दूसरा या फिर कुछ मंथ के लिए जिनको ज्यादा अस्थमा एक्सब्रेशन कर रहा है या सीओपीडी कंडीशन ज्यादा वॉर्स हो रही है, तो आप कुछ टाइम के लिए माउंटेन एरियाज जहाँ पे फुल ऑफ ऑक्सीजन है वहां पे रह सकते हैं। देन एफोरिज्म नंबर 117 में हनीमैन जी ने बताया था इडियोसिंक्रेसीज के बारे में। ये एक तरीके का पेक्यूलियर कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि कुछ लोग जो हैं उनके अंदर एबनॉर्मल टेंडेंसी होती है टू रिएक्ट द स्टिमुलाई, और वो चीजें दूसरों में नहीं होंगी। ठीक है, जैसे कि रोजेज ऑफ स्मेल से कुछ लोग पेंट हो जाएंगे, या फिर कुछ ऐसा स्ट्रॉबेरी वगैरह कुछ ऐसी चीजें खाने से, कि वो दूसरे में नहीं हो रहा है। और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे एलर्जी से। एलर्जी जो है वो एक इम्यून का रिस्पॉन्स है जो हर किसी में होएगा। ठीक है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया है तो खांसी जुकाम सर्दी जैसे कि वायरल हो ही जाता है हर किसी को, तो दैट इज एन एलर्जी। देन होम्योपैथिक मेडिसिन टू कम्बैट एयर पॉल्यूशन, आर सेल्फ। सबसे पहले आर सेल्फ जो है, इसमें सबको ही पता है कि रेस्टलेसनेस होती है पेशेंट के अंदर, मेंटली भी रेस्टलेस होता है एंड फिजिकली भी रेस्टलेस होता है, एक जगह वो नहीं लाई डाउन करता है। और उसको फियर रहते हैं काफी, सफोकेशन के, फियर ऑफ क्राउड, फियर ऑफ डेथ, एंड एंग्विश रहता है काफी, मेलेंकोली रहता है। तो उसके जितने भी डिस्चार्जेस होंगे वो एक्सकोरिएटिंग होंगे, इवन लैक्रिमेशन भी एक्सकोरिएटिंग, कोराइजा भी, ओटोरिया भी। तो ये है कि अगर कोई पेशेंट आ रहा है वो कह रहा है आंख से भी पानी निकल रहा है वो भी जल रहा है, नाक से निकल रहा है वो भी अपर लिप को जला दे रहा है, कान से जो निकल रहा है वो भी इतना एक्रिड है। और उसका कोराइजा जो है, जैसे वो कह रहा है कि मैं बाहर जा रहा हूँ नाक बहना स्टार्ट हो जा रही है,
एंड घर के अंदर रह रहा हूँ तो ठीक। और जो पानी नाक से डिस्चार्ज होगा वो पानी जैसा होगा, उसका अस्थमा जो है वो वर्स होगा मिड नाइट में। तो पेशेंट जो है कभी भी लेटता नहीं है, क्योंकि उसको लाई डाउन में सफोकेशन होती है, उठ के बैठ जाएगा। देन उसके बाद है एस्पाइडोस्पर्मा क्वेब्रेचो से डिजिटालिस ऑफ लंग्स माना गया है। और ये अस्थमा, कार्डिक अस्थमा के लिए काफी अच्छा है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंक्रीज करता है ऑक्सीजन के लेवल को। पेशेंट में एक गाइडिंग सिम्टम मिलेगा कि वांट ऑफ ब्रेथ, जैसे ही लेट रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है सांस नहीं आ रही है। देन एमोनियम कार्ब में आप कॉन्स्टिट्यूशन देखिए। अगर कोई पेशेंट है, वुमेन है, स्टाउट वुमेन आ रही हैं जो कि थकी सी दिख रही हैं, आपको काफी वियरी दिख रही हैं, और वो कहती है जैसी ही ठंड होती है तो एकदम से पकड़ता है, और हर समय उनके पास स्मेलिंग बॉटल या फिर नाक में जिससे नाक खुले ऐसी मेडिसिन रहती हैं, और अनक्लीननेस बॉडीली हैबिट्स हैं, और कफ इसका वर्स कर रहा है अर्ली मॉर्निंग, उसके साथ डिस्निया, आपका पैल्पिटेशन, बर्निंग इन चेस्ट, एग्रीवेट असेंडिंग। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड जो है मेडिसिन अगर आप देंगे तो पेशेंट को काफी इफेक्ट पड़ेगा। देन संबुकस नाइग्रा जो है, दैट इज एल्डर, इसमें पेशेंट के अंदर कांस्टेंट फ्रेटफुलनेस रहेगा, एक तरीके की उसके अंदर इरिटेबिलिटी रहेगी। और सबुकस नाइग्रा में मेनली है सफोकेशन, कि जो उसके अंदर फ्राइटेंड रहेगा, वो सफोकेटिव रहेगा। जो अस्थमा भी है उसको ऐसा लगेगा कोई सांस घुट रहा है उसका, जैसे हार्ट अटैक आने से पहले चीजें होती हैं वो सारा कंडीशन इसमें होगा। पेरोक्सिमल सफोकेटिव कैन नॉट एक्सपायर, इस तरीके का। तो जैसे अस्थमेटिक पेशेंट भी वो कहता है सांस बाहर नहीं ले पा रहा हूँ, तो वहां पे काफी सफोकेशन काफी ज्यादा यहाँ पे दिखेगी पेशेंट में, वहां पे आप सम्बुकस नाइग्रा दीजिए। देन इसके बाद सेंगुनेरिया कैनाडेंसिस ब्लड रूट, ये इसमें मेनली क्या है, पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन बेस पे आप देख सकते हैं। कोई पेशेंट आ रही है, वो आपके क्लिनिक पे, अगर उसके चीक्स एकदम रेड दिख रहे हैं एंड फ्लैशेस ऑफ हीट दिख रही है, हेडेक बता रही है। दूसरा हेडेक, जो उसके कफ है वो फ्लैचुलेंस के साथ है, वो कह रही है डॉक्टर साहब में खांसी होती है और उसके साथ गैस पास होती है तो आराम पड़ता है, तो वहां पे ये स्ट्राइकिंग सिम्टम है सेंगुनेरिया का। और हर विंटर में मुझे कफ आ जाता है एंड इरक्टेशन से बेटर होता है एंड रेड चिक, तो वहां पे ये करेक्ट रेमेडी है सेंगुनेरिया कैनेडेंसिस। देन उसके बाद है पोथोस फोइटिडस स्कंक कैबेज, ये अस्थमैटिक कंप्लेंट जो डस्ट से, इन्वायरमेंट में डस्ट इनहेल करने से, एंड इसमें एक सिम्टम है विल ओ द विस लाइक करेक्टर ऑफ इट सब्जेक्टिव सिम्टम। देन अस्थमा रिलीव्ड होता है इसका स्टूल से, कि अस्थमा को आराम पड़ रहा है स्टूल से। देन इसके बाद है डाइट एंड रेजिमेन अकॉर्डिंग टू एफोरिज्म नंबर 259 एंड 260। मेनली जो होम्योपैथी मेडिसिन देते हैं यहाँ पे पेशेंट को कॉफी लेने के लिए मना करते हैं, एंड हर्बल जो ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें मेडिसिनल पावर है, जैसे कच्चा प्याज, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, इवन वो बियर्स जो कि वेजिटेबल से बनाई जा रही हैं, चॉकलेट्स, कोका प्रोडक्ट, हाई परफ्यूम, टूथ पाउडर्स, स्पाइसी सूप्स, तो इस तरीके की चीजें लेने के लिए मना करते हैं, क्योंकि जो हमारी मेडिसिन है वो एंटीडोट हो जाएगी। एंड अगर हीटेड रूम्स हैं वो अवॉइड करने, वुलन क्लॉथिंग काफी ज्यादा पहने, सेडेंट्री लाइफ लाइफ स्टाइल है तो वो अवॉइड करना है। एफोरिज्म नंबर 261 एंड 262 में रेजिमेन है क्रॉनिक डिजीज का, पेशेंट को हमें बताना है कि आप मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल रिक्रिएशन की अच्छी संगति, अच्छी बातें सुने, इस तरीके से इंटेलेक्चुअल रिक्रिएशन होना चाहिए थोड़ा बहुत। अगर एयर पॉल्यूशन में तो ओपन में नहीं कर सकते, आप घर पे ही योगा एक्सरसाइज घर पे बैठ के करिए, न्यूट्रिशियस फूड लीजिए, जंक फूड अवॉइड करिए। जैसे कि आप खाने में घर का ही होममेड दाल रोटी, एंड फाइब्रस फूड जिसमें सैलेड वगैरह हो गया, फ्रूट्स हो गए, जूसी फ्रूट्स हो गए, आंवला हो गया, इस तरीके की चीजें लीजिए। एक्यूट केसेस में पेशेंट को हमें ये बोलना है कि किसी भी तरीके का एक्सर्शन माइंड और इमोशन का नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो जो मेडिसिन दे रहे हैं वो उतना इफेक्ट नहीं करेगी। तो मतलब उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए पेशेंट के अंदर भी। एंड ये ओवर हो गई है यहाँ पे।
मेडिसिन में एक दो मेडिसिन में और आप लोग को बता देती हूँ। ब्राइनिया भी है इसमें। ब्राइनिया जो है आप उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड दीजिए। रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पेशेंट का, बहुत ज्यादा इरिटेबल होता है ब्राइनिया का पेशेंट। एंड फाइबर एंड डार्क कॉम्प्लेक्शन है, लीननेस, इरिटेबिलिटी ज्यादा है। ब्राइनिया के पेशेंट को जो कफ होएगा वो ऐसे खांसेगा कि अपने लंग्स को पकड़ के। तो अगर पेशेंट आ रहा है और लंग यहाँ पे छाती पे हाथ रख रखा है कि मोशन से भी एग्रीवेशन है, तो वहां पे, और रोबस बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी है उसको, और जैसे ही कमरे में आ रहा है, वार्म रूम में आ रहा है, उसकी खांसी बढ़ जा रही है, तो यहाँ पे आपका ब्राइनिया जाएगी। देन सेनेगा जो है वो आप टिंचर में दे सकते हैं। बर्स्टिंग पेन इन बैक ऑन कफिंग, खांस रहा है और कफ करते समय बैक में पेन हो रहा है, तो उसमें आपका सेनेगा है। कफ एंड इन स्नीज, खांसते खांसते एक छींक आ गई। डिफिकल्ट रेजिंग ऑफ टफ प्रोफ्यूज म्यूकस इन एज। तो ये मेडिसिन आप दे सकते हैं हमारा एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड। आपका पीपीटी कंप्लीट हो गया? हाँ हाँ सर, वो कंप्लीट हो गया मेरा पीपीटी। इसको हटा दीजिए तो। ओके। इसको रिमूव कर दीजिए। या या अभी आप और कुछ बताएंगे? के पास में समय भी काफी है जी। ओके 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 सर। तो सर मैं ये बताऊंगी कि जो होम्योपैथी में जो मेडिसिन है वो आप कैसे दे सकते हैं, मतलब पोटेंसी कैसे दे सकते हैं। पोटेंसी हम ससेप्टिबिलिटी के बेस पे देते हैं। अगर पेशेंट की जितनी ज्यादा ससेप्टिबिलिटी होगी, ससेप्टिबिलिटी मतलब कि बाहर जा रहा है, जल्दी से इफेक्ट कर रहा है, जैसे जो बच्चे होते हैं उनकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होती है, जो ओल्ड एज है वहां पे ससेप्टिबिलिटी कम होती है। तो जो इन्फेंट हैं उनमें हम पोटेंसी हमें ज्यादा देना है, और जो ओल्ड एज है वहां पे ससेप्टिबिलिटी जो है कम होती है, तो वहां पे लो पोटेंसी में देना चाहिए। जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वहां पे आपके पोटेंसी हाई रखनी है। जहाँ पे पेशेंट दिख रहा है कि आपको काफी स्लगिश है, उसकी मेमोरी काफी वीक है, तो वहां पे लो पोटेंसी आपको देनी है। फिर एज, ये आपका आ गया कि एज फैक्टर आ गया। देन डिजीजेस के ऊपर, अगर पेशेंट में एक्यूट डिजीजेस है, एक्यूट डिजीज में आप 30 पोटेंसी से स्टार्ट कर सकते हैं और लो पोटेंसी से दे सकते हैं। एंड अगर किसी को बहुत क्रॉनिक डिजीज है, एंड क्रॉनिक डिजीज में जो है आप 200 से स्टार्ट कर सकते हैं। देन आपका आता है कि देन सीट ऑफ डिजीजेस, कहाँ पे डिजीज है। अगर जॉइंट्स कंप्लेन है तरीके से, तो वहां पे आप 200 पोटेंसी से स्टार्ट करिए। कैंसर जैसी डिजीजेस में जो है वहाँ लो पोटेंसी रखना पड़ता है। एंड पैलिएशन, क्योंकि मेन उसमें क्या है कि पैलिएशन करना जरूरी होता है, क्योंकि क्योर रेट कैंसर जैसी डिजीजेस में कम होते हैं। देन आपका आ गया मियाज़म्स देख लेते हैं एक बारी हम। मियाज़म में जैसे सोरा, हनीमैन ने बताया था, सोरा ओल्डेस्ट हाइड्रा हाइडेड क्रॉनिक मियाज़मेटिक डिजीज में आता है, और सोरा सबसे मोस्ट इन्फेक्शियस एंड क्रॉनिक मियाज़म है, और ये यूनिवर्सल मदर है क्रॉनिक डिजीजेस की। ठीक है। देन डिजीजेस पर्टिकुलरली एक्यूट क्रॉनिक वन साइडेड डिस्ट्रक्शन, चीफ स्किन सिम्टम, मेनली इसमें स्किन सिम्टम होते हैं, और जो सोरा है वो इच जो है फ्रॉम द बॉडी ये करता है। देन इसका जो मियाज़म है, इच नीड्स ओनली टू टच द जनरल
स्किन। देन आपका साइकोसिस जो है, साइकोसिस में एक्यूमुलेशन होता है, कहीं पे भी कोई भी चीज एक्यूमुलेट कर रही है, वॉर्ड्स बन रहे हैं, सोरा में इच है एंड एलर्जीज हैं, ठीक है। देन साइकोसिस में क्या है कि कहीं पे भी एक्यूमुलेशन हो रहा है, वॉर्ड्स, पिग वॉर्ड डिजीजेस, excrescences on the genital were treated most inappropriately by cauterizing, burning or by ligature. Then आपका सिफिलिस, सिफिलिस में जो है वो मेनली डिस्ट्रक्शन तक चला जाता है, उसमें अल्सर्स आ जाएंगे आपके एंड स्टिंगिंग पेन होंगे इस तरीके से। देन ससेप्टिबिलिटी को एक बार हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। ससेप्टिबिलिटी क्या है? ससेप्टिबिलिटी एक इनहेरेंट क्वालिटी होती है। ससेप्टिबिलिटी पोटेंसी में जरूरी होता है देखना, एक इनहेरेंट क्वालिटी है, कैपेसिटी है ऑर्गेनिज्म की टू रिसीव स्टिमुलाई, कि स्टिमुलाई मिल रहा है और पेशेंट फिर कैसे एक्ट कर रहा है। और ये बेसिक क्वालिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, बाय विच इट सर्वाइव एंड अडेप्ट इट्स इन्वायरमेंट। देन इसका जो है रिस्पॉन्स ऑर्गेनिज्म का विल बी आइदर एक्सागरेटेड और सबड्यूड, एज अ रिजल्ट द ऑर्गेनिज्म अडेप्ट विद डिस्कम्फर्ट। This discomfort causes maladjustment which leads finally to the disease condition. अगर किसी की जो है ससेप्टिबिलिटी एक्साग्रेट हो रही है तो उसकी वजह से फिर जो इम्बैलेंस आता है वही डिजीज कॉज करता है। The favorable adaptation is a healthy state which helps the organism to function efficiently. In this state, receiving various stimuli as well as the responses appropriate. Then susceptibility अलग अलग तरीके की होती हैं, natural susceptibility, artificial susceptibility, morbid susceptibility, abnormal और altered susceptibility. Natural susceptibility क्या है कि power organism की to react defensively. देन आर्टिफिशियल ससेप्टिबिलिटी क्या है कि पावर ऑर्गेनिज्म की टू रिएक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ मेडिसिनल सब्सटेंस। आर्टिफिशियल किसी कोई मेडिसिन आपने दी है, उसके अंडर हमारी ससेप्टिबिलिटी कैसे एक्ट कर रही है। मॉर्बिड स्टेट ऑफ अ नेगेटिव और माइनस कंडीशन, अ स्टेट ऑफ लोअर्ड रेजिस्टेंस। एबनॉर्मल और अल्टर्ड ससेप्टिबिलिटी क्या है? टू रिएक्ट टू स्टिमुलाई इन एक्सागरेटेड और डिमिनिश्ड वे। देन इसके बाद डायथिसिस जो है ये भी पोटेंसी में हेल्प करता है। डायथिसिस क्या है कि डिस्पोजिशन, प्रीडिस्पोजिशन और टेंडेंसी, कोई हेरिडेटरी डिस्पोजिशन और टेंडेंसी ऑफ द पर्सन टुवर्ड्स अ डिजीज और अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस। मतलब जैसे किसी के फैमिली में हिस्ट्री चली आती है ब्रेस्ट कैंसर की, तो उनका प्रीडिस्पोजिशन, हेरिडेटरी टेंडेंसी, या फिर ये हेरिडेटरी अस्थमा आप ले सकते हैं कि चला आ रहा है, मदर को है फिर डॉटर को भी है, इस तरीके से। तो ये डायथिसिस इज डिफाइंड एज अ हेरिडेटरी डिस्पोजिशन और टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन टुवर्ड्स अ डिजीज। इट इज अ मेंटल और फिजिकल क्रॉनिक डिस्पोजिशन और अ डिजीज स्टेट। देन डायथिसिस को पैथोलॉजिकल जनरल में लिया जाता है of the person and may be used for repertorization using Boger's method. अगर आप बोगर की रेपर्टरी में देखेंगे, दैट इज BBCR में देखेंगे, उसमें डायथिसिस जो है एक रुब्रिक की तरह लिया जाता है पैथोलॉजिकल जनरल के अंदर। देन आपका टेम्परामेंट्स आए, टेम्परामेंट भी इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन ऑफ रेमेडी में। 4 तरीके की टेम्परामेंट होते हैं। नर्वस टेम्परामेंट, जो नर्वस रचिता जी, टेम्परामेंट होएगा वो क्विक रचिता जी होएगा कोई एक्शन में, रचिता जी, हाई होएगा स्टंग। बिलियस रचिता जी, टेम्परामेंट में आपके लिवर डिजीजेस, इरिटेबिलिटी। सैंगुइनस टेम्परामेंट में कंजेस्टिव, प्लेथोरिक होएगा। फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट स्लगिश होते हैं थोड़ा सा। देन आपके कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक फिजिकल एंड मेंटल मेकअप होता है पर्सन का, एंड ये जो स्ट्रक्चर है विद यूनिक एट्रीब्यूट ऑफ द पर्सन इज इनहेरिटेड एंड मॉडिफाइड बाय द अर्ली इन्वायरमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फिजिकल एंड मेंटल मेकअप, मतलब फिजिकली पर्सन कैसा है, लीन थिन है या फिर थोड़ा ओबीज है, इस तरीके से। एंड उसका मेंटल मेकअप कैसा है, इंटेलेक्चुअल है या फिर स्लगिश है। तो ये दोनों मिलके जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, ठीक है। देन इसके बाद है ये कैसे जो नेचर है, द नेचुरल कंडीशन ऑफ द बॉडी एंड माइंड आर आल्सो नोन एज डिस्पोजिशन। In other words, the sum total of individual characteristics are there potentially determined at the time of fertilization.
constitution is expressive of natural traits and predisposition of the individual. उसके अंदर natural traits क्या है और predisposition क्या है individual का. Main physical and mental level denote their constitution. Then ये जो feature हैं ये नोट करते हैं एक्सप्रेशन, मतलब जब हम किसी केस टेकिंग करते हैं और पूछते हैं कि अच्छा इनका मतलब स्वभाव कैसा है, पूरे मेंटल्स जो लेते हैं इस बेसिस पे ही लेते हैं, तो उससे पूरा पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं. जैसे आप नेट्रम्यूर का कॉन्स्टिट्यूशन ले सकते रचिता जी, हैं. नेट्रम्यूर आप मेरी आवाज सुन जो रही है हैं? काफी ज्यादा क्या ब्रूडिंग उसके अंदर रहती है, एंड काफी ज्यादा उसके हेलो अंदर मैम. इन हेलो. कॉन्फिडेंस रहेगा. एंड उसके जो ड्रीम्स हैं फायर के ड्रीम्स उसे आते हैं. देन क्या कहते हैं शी फॉल्स इन लव विद मैरिड मैन, इस तरीके से उसके अंदर रहेगा. रचिता मैम, हाँ हाँ सर कुछ रचिता कह जी, रहे मैं हैं. आपको ये बोल रहा हूँ कि ये जो आप बता रही हैं डायथेसिस, कॉन्स्टिट्यूशंस, माजमा, हाँ हाँ तो इसको आपका जो टॉपिक है उससे कोरिलेट कीजिए ना. आप इन्वायरमेंट का टॉपिक ली हैं तो उस हाँ पर हाँ हाँ कोरिलेट सर. करके बताइए, ठीक है ना. आप उसको एक्सप्लेन करने के बजाय आपको जरूरी होगा कि आप इसको उससे रिलेट कीजिए. ओके 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 और सर. आप इसमें कुछ अपना पर्सनल केस एक्सपीरियंसेस बताइए. सब तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, लेकिन आप इसका हम्म. प्रैक्टिकल, मैंने आपको प्रैक्टिकल पार्ट शेयर करने के लिए कहा. इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंटल का माज्म के साथ में क्या रिलेशन हो सकता है, इस पर कुछ चर्चा कीजिए. ओके 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 सर, ठीक है ठीक. सर लास्ट टाइम जैसे मेरे पास एक पेशेंट थी जिसको एयर पॉल्यूशन की वजह से ही काफी ज्यादा मंथ हर मतलब लगातार 2 साल से उसे कफ काफी ज्यादा हो रहा था. कफ की वजह से ब्रेथलेसनेस ये सब रह रहा था. तो लास्ट टाइम जब हमने उनकी केस टेकिंग वगैरह ली उससे मतलब जब वो फर्स्ट टाइम हमारे पास आई तो जो उनके हर समय रेड चिक रहा करते थे. एंड जो उन्होंने सिम्टम बताया कि कफ जो हो रहा है उसके बाद इराक्टेशन पास करने से जो है आराम पड़ता है, तो उसके बेसिस पे हमने उनको सेंगुनेरिया दी थी 30. तो जो रेमेडी है सेंगुनेरिया 30 फर्स्ट टाइम दी, उसके बाद मतलब कुछ एग्रीवेशन हुआ हल्का, लेकिन कुछ जो है एक्यूट डिजीज में है शुरू में थोड़ा एग्रीवेशन होता है, उसके बाद जो उनको आराम पड़ा. फिर उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम आई तो उन्होंने बोला कफ तो आराम है लेकिन खाने के बाद फिर खांसी शुरू होती है, तो नेक्स्ट रेमेडी ब्राइनिया 30 दी इस तरीके से. तो उसके बाद जो है उनको आराम पूरा रिलीफ पड़ गया था. फिर इस बार जब देखा तो इस टाइम पे उनको कोई कफ नहीं था. देन यस, यस रचिता जी. रचिता जी शायद बाहर हो गई, मतलब पूरी मीटिंग से. ओके, तो मैं इस पे तो कुछ चर्चा करना चाहूँगा. चूंकि अब तब जब तक अगर आती है तब तक मैं बात करता हूँ इन्वायरमेंट को लेकर के. आज के समय में इन्वायरमेंट जो है सो कोई भी सही नहीं है. और इन्वायरमेंट का 2-3 फैक्टर है. एक स्टेबल इन्वायरमेंट और एक होता है चेंजेबल इन्वायरमेंट. स्टेबल इन्वायरमेंट कहते हैं जैसे आपका जैसे आपका विंटर सीजन है, तो विंटर सीजन कहने का मतलब क्या होता है, ये जो है इसके अंदर में पूरा सीजन जो है सो कोल्ड होगा. समर कहने का मतलब समर का मतलब गर्मी होगा. बरसात कहने का मतलब रेनी सीजन होगा. तो इसमें लोग जनरली एस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं और यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आते हैं. प्रॉब्लम कहाँ आते हैं? प्रॉब्लम आते हैं जब चेंज ऑफ सीजन होता है, माने परिवर्तन के दौरान. तो ये परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और चेंज ऑफ सीजन में जितना एडजस्टमेंट है, ये एबिलिटी जो है सो इंटरनल ससेप्टिबिलिटी के ऊपर में डिपेंड करता है. इन्वायरमेंटल चेंजेस का जो ससेप्टिबिलिटी है चेंज पर डिपेंड करेगा. इस डिपेंड करने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि उसके कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर को आप देखिएगा, तो यहाँ पर माजमा का रोल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है.
क्योंकि सोरिक पेशेंट जो हैं तो वो थोड़ा सा इरिटेशन सेंसिटिविटी उसमें ज्यादा होता है। साइकोटिक पेशेंट में उतना ज्यादा इरिटेशन सेंसिटिविटी नहीं होगा, और सिफिलिटिक पेशेंट जो है तो बहुत ज्यादा एडजस्टेड होता है, यानी कि उसको समय के साथ में समझौता करने की आदत बन जाती है और उसमें रिएक्टिविटी कम हो जाता है, इसीलिए वो झेल जाते हैं। लेकिन सोरिक जब तक लेवल पर आता है, जैसे बच्चे होते हैं, आप देखिएगा छोटे बच्चे को जल्दी ठंड लगता है, बड़े लोगों को थोड़ा सा कम लगता है, और फिर जब ओल्ड एज में डिक्लाइनिंग एज आता है तो उसमें भी आपको ससेप्टिबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। एक चीज को मैंने और भी गौर करेंगे, अभी जो कोविड का मौसम, कोविड का जो पैंडेमिक हुआ, तो उस कोविड के पैंडेमिक में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया पूरे समाज में, और जितनों को कोविड हुआ था और जिनके कोविड नहीं हुआ था, है ना, जिनको कोविड था और जिनको नहीं था, जिनको था तो वो तो पीड़ित है ही, लेकिन जो उनके साथ में रह रहे थे, चाहे वो हॉस्पिटल में हो या परिवार में हो, क्वारंटाइन तो एक नाम की बात थी, लेकिन वहां पर उनको प्रभाव हुआ और उसमें सभी कोई उससे अफेक्टेड हो रहे हैं। और आप देखेंगे कि आज के समय का जो इन्वायरमेंट है वह आपको ज्यादा ससेप्टिबिलिटी, सभी पेशेंट ससेप्टेबल हो जा रहे हैं, और आप रोज नए नए रोग का नामाकरण सुने। रोग तो नया नहीं है, रोग नया नहीं है, रोग पुराना है, गुलियन बैरी सिंड्रोम। अब देखिए बहुत चर्चा का विषय है वर्तमान में, गुलियन बैरी सिंड्रोम क्यों हो गया। ये बहुत पुराना रोग है, पहले से चला रहा है, लेकिन अब चर्चा का विषय है क्योंकि अब हाईलाइटेड, यानी कि जो म्यूटेशंस है, जितने वायरसेस हैं वो म्यूटेटेड होते जा रहे हैं, और म्यूटेटेड होकर के वो आदमी के इम्यूनिटी से ज्यादा स्ट्रेंथन होते जा रहे हैं, और लोग जितना भी वायरस म्यूटेटेड होगा उतना ही डिजीज जो है सो आपका जटिल होता चला जाएगा। आपके साधारण फ्लू हुआ करते थे, साधारण फ्लू के बाद में अब स्वाइन फ्लू होने लगे, टाइगर फ्लू होने लगे, बर्ड्स फ्लू होने लगे। ऐसे करते करते देखिएगा क्यों, ये अंतर क्या है फ्लू में, बर्ड्स फ्लू में, स्वाइन फ्लू में, ये सब अंतर क्या है। ये अंतर सिर्फ इतना है कि उसके जो स्ट्रेंथ है उस वायरस का वहां पर ज्यादा है, और ये तो ये एनवायरनमेंट चेंज के कारण आ रहा है, और साथ में हमारा जो रहन सहन है, इन्वायरमेंट के साथ में आपको एडजस्ट करने के लिए सबसे बड़ा होता है समय की पहचान। समय की पहचान करने का मतलब क्या होता है, आप जैसा परिस्थिति हो वैसा अनुकूल करें अपने को, अनुकूलन, इसको अनुकूलन कहते हैं, यानी कि अपने आप को मॉड्यूलेट कर लेना। अनुकूलन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोग के लाइफ के लिए। आप जैसे आप बहुत ज्यादा धूप से चल करके आ रहे हैं और अचानक आप पानी पी लिए, ठंडा पानी, तो क्या होगा, आपको वहां पर चेंजेज होगा। अनुकूलन कर, यहाँ पर क्या अनुकूलन कैसे करेंगे, थोड़ा देरी आराम कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा पानी पिएंगे। इसी तरह से आप गर्म कपड़े पहनते हैं, आजकल सभी कोई, गर्मी जाड़ा का मौसम है, सबके शरीर पर गर्म कपड़े हैं। अब ये गर्म कपड़ा पहनना तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब इसको गर्म कपड़े को आप उतारते हो और पहनते हो, उस समय में थोड़ा सा ध्यान रखने का जरूरत होता है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि जब चेंजेज होते रहते हैं तो अपने आप को भी उसके साथ में मॉड्यूलेट करना पड़ता है। अडेप्टेशंस अडेप्टेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अभी बहुत सारा जो दवाओं का, अभी अब तो चारों बगल इन्वायरमेंट के साथ में आप लोगों को दवा का भी प्रकोप आता जा रहा है। ये भी आपका एक इन्वायरमेंटल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में आप सारे चीज को आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को ले सकते हैं। यह एक्सटर्नल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी को लेकर के डॉक्टर हेनिमैन ने जो डाइट एंड रेजिम की बात करी, वो यह नहीं कहा कि आप लहसुन मत खाओ, ये मत खाओ, ये नहीं खाओ। आप उसको जो एफॉरिज्म है उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पर कहा है कि आप अपने बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशनल पैटर्न के हिसाब से खाना खाओ, है ना। आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। हमारा जो हमारा एक परिचलन है, हम जैसे वातावरण में रहते हैं, हम वही खाना उसी वातावरण में हमारे लिए ज्यादा सूट करेंगे। हम बिहार के रहते हैं, आप लोग, कुछ लोग यूपी के हैं, कुछ पंजाब के हैं, कुछ अलग अलग स्टेट में हैं,
और अलग अलग स्टेट का अपना जो स्टैपल डाइट्स होता है, उनका भोजन जो होता है वो अपने उसी हिसाब से होता है, परिस्थिति के हिसाब से होता है और सिचुएशंस के हिसाब से होता है। जैसे देखेंगे पंजाब में लोग काफी दूध, मक्खन और ये ज्यादा रिच फूड खाने पसंद करते हैं। तो साउथ में चले जाइए तो केरल में आपको ये खट्टे खाने ज्यादा पसंद करते हैं, है ना। बंगाल में चले जाइए तो मीठे खाने पसंद करते हैं। तो सभी जगह चावल का एक अपना, कुछ लोग कहते हैं चावल नहीं खाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं रोटी नहीं खाना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। किसी ने मना नहीं किया कि चावल मत खाओ, रोटी मत खाओ, दूध मत पियो। और जहां तक होम्योपैथिक दवा को प्रभावित करने की बात होती है, ये इतना सूक्ष्म तरंग का होता है होम्योपैथिक दवा। इसको तो बाहर का कोई भी चीज, एक्सटर्नल फैक्टर, सिगरेट, धुआं, पान, बीड़ी, ये कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता है, क्योंकि ये डायनेमिक लेवल पर है। और डायनेमिक चीज को जो मटेरियलिस्टिक फॉर्म है वह बर्बाद कर ही नहीं सकता है। और इस पर एक्सपेरिमेंटेशन हो चुके हैं। इस पर आपको कई CCRH ने एक्सपेरिमेंट्स किया है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में इस बात की चर्चा की गई है कि ये जो होम्योपैथिक दवाई लेते समय में अगर आप सिगरेट पीते हो या आदत बनी हुई है, हाँ शरीर के लिए नुकसान कर सकता है, लेकिन दवा को नुकसान नहीं कर सकता है, दवा के एक्शन को नुकसान नहीं कर सकता है, बदलाव नहीं कर सकता है। और इसी कारण क्या होता है कि हम लोग का कुछ ड्रग डिपेंडेंट केसेस होते हैं। ड्रग डिपेंडेंट कहने का मतलब होता है कुछ केस ऐसे होते हैं जो कि रोगी जो है सो दवा पर आश्रित होता है ना। ये जैसे डायबिटीज के पेशेंट हैं, थायराइड के पेशेंट हैं, ये लोग दवा पर रहते हैं। अब इनको हम होम्योपैथी दवा में जब ट्रांसफर होते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास में, तो हम अचानक दवा उसको बंद नहीं करते हैं। हम लोग वहाँ पर उसको जो है सो थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम लोग उसको उसके साथ में साथ मिला करके चलाते हैं और धीरे धीरे टैपर करके हम लोग चलते हैं ना। टैपरिंग डोजेज में हम लोग चलते हैं। तो ये चीज को दिमाग में रखना हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जब हम लोग किसी भी होम्योपैथिक वे में हम लोग इसको ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। तो हम लगता है कि रचिता जी तो ज्वाइन नहीं कर पाई हैं, है ना। रचिता जी ज्वाइन नहीं कर पाई हैं। हम लोग का आज का सेशन जो है सो यहाँ पर समाप्त करना चाहेंगे, क्योंकि सेशन का समय भी समाप्त हो चुका है और डॉक्टर धनेश और नेक्स्ट स्पीकर भी ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप सबों को इस सेशन में भाग लेने के लिए और सबको धन्यवाद देता हूं। और इसी तरह से आगे आते रहिए और आगे का सेशन पर हम लोग बने रहें। तो ओवर टू यू डॉक्टर धनेश।